presenting by Upadhyay Learning Concepts ULC। हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। तो आज प्रोबेबिलिटी की कौन सी क्लास चल रही है? प्रोबेबिलिटी का थर्ड पार्ट में आज सिर्फ और सिर्फ हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की। जो पहले एग्जाम्पल हैं हम उन पे काम करेंगे और उसके बाद में फिर फोकस करेंगे हम एक्सरसाइज पे। एग्जाम्पल बहुत अच्छे हैं, बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल भी हैं। एग्जाम्पल नंबर 16 हमने करा दिया, 15 हमने करा दिया है। अब है एग्जाम्पल नंबर 17। तो एग्जाम्पल नंबर 17 देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि गिवन 3 आइडेंटिकल बॉक्स। आइडेंटिकल बॉक्स मतलब बॉक्स एक जैसे हैं, तो मतलब बॉक्स को डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता बिना देखे, वो सब एक जैसे ही लगेंगे आइडेंटिकल बॉक्स। तो आइडेंटिकल बॉक्स है तो मैंने बॉक्स बना लिए, ये 3 बॉक्स बना लिए और इसमें अच्छा, इन फर्स्ट बॉक्स बोथ कॉइन्स आर गोल्ड। 2 कॉइन हैं और दोनों के दोनों गोल्ड के कॉइन हैं, गोल्ड गोल्ड। फिर सेकंड कॉइन में बोथ आर सिल्वर। ये फर्स्ट है, ये सेकंड बॉक्स है, बोथ आर सिल्वर। और थर्ड कॉइन में 1 गोल्ड 1 सिल्वर, 1 गोल्ड है और 1 सिल्वर है। ठीक है, ये यहां दोनों ही गोल्ड हैं, दोनों ही सिल्वर हैं और 1 गोल्ड 1 सिल्वर है। अच्छा, देयर इज अ पर्सन चूज अ बॉक्स एट रैंडम। एक पर्सन ने इनमें से एक बॉक्स को चूज किया है रैंडमली, ठीक है ना। एंड टेक्स आउट अ कॉइन, और एक थर्ड। एक बैग को, एक बॉक्स, एक आइडेंटिकल बॉक्स को ऑप्ट किया है और वहां से एक कॉइन निकला है, ठीक है ना। इसके बाद में इफ द कॉइन इज गोल्ड, उसने प्रोबेबिलिटी देखी और बताया कि कॉइन कैसा है, गोल्ड का कॉइन है, ठीक है ना। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अदर कॉइन इन द बॉक्स इज आल्सो ऑफ गोल्ड। यानी दूसरा कॉइन जो उसमें बचा हुआ है वो भी गोल्ड का है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इसको समझने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे कि देखो, सबसे पहले उसने एक कॉइन निकाल लिया। मैं एक बॉक्स बनाता हूं बिना क्योंकि उससे क्या थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्लियरिटी आ जाती है। यहां पे हमारे पास 3 तरीके के क्या है, बॉक्सेस हैं, आइडेंटिकल बॉक्स। बॉक्स 1, बॉक्स 2 और बॉक्स 3। अब हमने जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो निकालनी है कि हमारे पास गोल्ड का कॉइन आ जाए। ये जो अंदर वाला पार्ट है ये गोल्ड के कॉइन का है और ये जो बाहर वाला है इसमें ये सिल्वर के साथ में, यानी सिल्वर और गोल्ड। तो इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं अरेंज। तो यहां हमने क्या देखा है, गोल्ड। तो अगर मैं फर्स्ट वाले बॉक्स की बात करता हूं तो यहां गोल्ड है, तो यानी इस वाले पार्ट की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, बैग 1 इंटरसेक्शन गोल्ड वाला पार्ट। इस वाले पार्ट की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, बैग 2 इंटरसेक्शन गोल्ड वाला पार्ट। फिर थर्ड वाले की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, बैग 3 इंटरसेक्शन गोल्ड वाला पार्ट। ठीक है, ठीक है, तीनों बैग की ये प्रोबेबिलिटी यहां आ गई। अगर मैं गोल्ड की प्रोबेबिलिटी निकालता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड क्या आएगी, क्योंकि बार बार जिक्र गोल्ड का हुआ है, यानी P V1 इंटरसेक्शन G प्लस P B2 इंटरसेक्शन G प्लस P B3 इंटरसेक्शन G। यहां B1 B2 और B3 क्या है, बैग्स हैं या बॉक्सेस हैं, 1 by 3। ठीक है। अच्छा, यहां बॉक्स की प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स 1 की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1 by 3, ठीक है ना, इसकी भी 1/3 आ गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 2, बैग 2 ये भी 1/3 है क्योंकि 3 बैग हैं और आइडेंटिकल हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 3 ये भी 1/3 है। अच्छा, यहां से गोल्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, जब बैग V1 आ जाए तो गोल्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सर 2 by 2 1 आएगी। 1 आएगी।
क्योंकि दोनों में से अगर आपने बैग 1 को ऑप्ट किया है तो गोल्ड आना ही है, ये बात तय है। तो क्योंकि दोनों गोल्ड हैं और दो ही आउटकम्स हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो गई। अच्छा, यहां जब मैं गोल्ड की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं, जब मुझे पता चल गया है कि बैग 2 है तो यहां गोल्ड है ही नहीं तो प्रोबेबिलिटी तो 0 हो गई। यहां 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड जब हमें पता चल जाए कि ये कहां से ली गई है, बैग 3 से, तो ये है 1/2, एक गोल्ड एक सिल्वर। पॉइंट इज क्लियर। अच्छा, पूछना क्या चाह रहा है, मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि हमें रटने की जरूरत नहीं होनी चाहिए बेस थ्योरम को, कि बेस थ्योरम लग रही है। ये तो पता है कि बेस थ्योरम लग रही है क्योंकि हमें आउटकम दिख गया कि सिल्वर ये गोल्ड का कॉइन है, ठीक है। इसमें अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमें पूछना क्या चाह रहा है, वो पूछना चाह रहा है कि गोल्ड निकला है और बोल रहा है कि दूसरा कॉइन भी गोल्ड है। ऐसा तो कुछ नहीं है, बट है क्या कि दूसरा कॉइन भी गोल्ड इनडायरेक्टली बता रहा है कि वो बैग 1 की बात कर रहा है। इज इट क्लियर? वो किसकी बात कर रहा है? बैग 1 की बात कर रहा है, यानी ये पूछना आपसे चाह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, तो पहले मैं पीजी निकाल लूं। अच्छा, इसको निकालने के लिए मुझे किस चीज की जरूरत पड़ेगी? इसको निकालने के लिए बैग 1 से आ रहा है जब गोल्ड हो, तो ये आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ा था, B1 इंटरसेक्शन G अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ G गोल्ड। ये बात समझ में आई ना? ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा इसमें अब हम क्या देखेंगे, ये पॉइंट क्लियर हो गया हमारे, इधर देख रहे थे, पॉइंट क्लियर हुआ। अब यहां इसको क्या लिख सकता हूं मैं, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे करेंगे। देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड ये आ रही है, इसको मैं डायरेक्टली यहां नहीं लिख रहा हूं, मैं फॉर्मूले का यूज डायरेक्टली नहीं कर रहा हूं, यहां समझने की कोशिश करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड निकालना है तो इसमें मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम लगाएंगे। तो क्या क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1 क्या है और प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड जब बैग 1 आ गया है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 2 क्या है और प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड जब बैग 2 आ जाए, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड जब बैग 3 आ रहा है। बात समझ में आई? ठीक है। तो इसमें जब आप इसको पुट करोगे तो B1 क्या है हमारा 1/3 इनटू इसकी प्रोबेबिलिटी गोल्ड आने की 1 प्लस 1/2 और गोल्ड आने की प्रोबेबिलिटी 0 प्लस 1/3 इंटू 1/2। तो इसको एक बार चेक कर लो कितना आ गया सर 1/3 इंटू प्लस 1/6 1/6, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3/6, यानी ये आ जाएगा। ऑन सॉल्विंग इट वी गेट 1/2। अब 12th में है तो इतना तो सबको पता रहेगा कि ये इस तरीके से सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो हमने PG हमारे पास से निकल के आ गया है बच्चे, ये आ गया है 1/2। नाउ लगाते हैं हम बेस थ्योरम, तो इसको ऊपर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम नहीं, अब ये एक्चुअली ये बेस थ्योरम है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस अपॉन ये टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड है। तो बार बार ना तो रटने की जरूरत है ना कुछ करने की, जब ये हम ऑटोमेटिकली यहां निकाल चुके हैं तो फॉर्मूले लिखने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली जी की प्रोबेबिलिटी लिखेंगे। तो प्रोबेबिलिटी बच्चे, ये B1 इंटरसेक्शन G को हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड जब बैग B1 हो। सर वो अपने स्लैश B1 लिखा है, G लिखा है, G लिखा है। बोलो ये इससे पहले ये इससे पहले हाँ ये P है, ऊपर लिखा है सर, वो गलती से P है, ये लो, ठीक है जी। अब यहां
ये लिखा है और अपॉन में PG, तो P B1 की प्रोबेबिलिटी कितनी थी और गोल्ड आने की प्रोबेबिलिटी पहले बैग से क्या थी? सर 1 अपॉन, 1/2। तो जब ये 2 पर चला जाएगा तो 2/3 आ जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, फुल ये बात समझ में आ गई होगी, पहला क्वेश्चन नोट हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर है 18, एग्जाम्पल नंबर 18। अब एग्जाम्पल 18 में अब ये HIV का जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे थोड़ा सा नोट कर लो। सपोज दैट द रिलायबिलिटी टेस्ट ऑफ HIV इज स्पेसिफाइड एज फॉलोज। बात है नहीं बेटा, ध्यान दो। Of the people having HIV, 90% of test detect and the disease, but 10% go undetected. देखो इसको एक बार ना थोड़ा सा हम बेसिक तरीके से देखेंगे, रेदर देन हम प्रोबेबिलिटी बेस्ड थ्योरम या टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का यूज किए बिना। पहले डायरेक्टली देखो, सपोज कि 1 लाख लोग हैं, 1 लाख लोग हैं। अब इन 1 लाख लोग में से 0.1% यहां से बात नहीं, HIV पॉजिटिव की बात कर रहे हैं हम और HIV नेगेटिव की बात कर रहे हैं। तो HIV पॉजिटिव में यानी 0.1% लोग हैं जिनको HIV है, ऑल ओवर पॉपुलेशन में से उन्होंने ये डिटेक्ट किया है। तो सिंपल सी बात है, हमने 1 लाख लोग लिए थे, इसका 0.1 अपॉन 100, तो ये 2 तो इससे कट जाएंगे और एक 0 और कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ 100 लोग ऐसे आए जो HIV पॉजिटिव। कि 90%, अब 100 में से जिनको टेस्ट हो रहा है, अब इन्हीं लोगों का अगर हम टेस्ट कर रहे हैं तो 90 लोगों को तो ये पॉजिटिव दिखाता है और 10 लोगों को अनडिटेक्टेड रहता है। जिनको है, अभी देखो क्वेश्चन में वही पढ़ाना चाह रहा हूं, 1 लाख लोग मैंने लिए क्योंकि 0.1 हमें लेना है, तो इस वजह से 1 लाख लोग लिए। इस 1 लाख लोग में से 0.1% लोगों को HIV है, तो वो कितने आ गए? 100 लोग हैं जो उनको HIV है। तो बचे हुए कितने हैं 1 लाख में से? 99,900 लोगों को HIV नहीं है। अच्छा, अब इनका जब टेस्ट करवाते हैं तो ये तो 90% तो पॉजिटिव हैं। अच्छा, इनका टेस्ट कराते हैं तो क्या सिनेरियो बनता है? देखो, HIV 99% ऑफ टेस्ट आर जस्ट नेगेटिव, फ्री ऑफ HIV, यानी ये इन लोगों का 99900 को 99% लोग ऐसे हैं कि जिनको HIV मतलब डिटेक्ट नहीं हो रहा है भी नहीं और डिटेक्ट भी नहीं हो रहा है, मतलब करेक्ट चल रही है मशीन यहां पे। लेकिन इतनी बड़ी पॉपुलेशन में से, ठीक है ना, इतनी बड़ी पॉपुलेशन में से 1% लोग ऐसे हैं कि जिनको HIV नहीं है बट डिटेक्ट हो रहा है कि है, यानी ये कितने आ जाएंगे? 999 लोग आ जाएंगे। ऐसे हमने लिया भी है उस व्यक्ति को जो HIV पॉजिटिव है, और ये पूछना चाह रहे हैं कि उसके HIV पॉजिटिव होने की मतलब रिपोर्ट भी उसकी पॉजिटिव बताए, तो ये इसके कितने % चांसेस हैं? तो भाई टोटल बताओ कि HIV पॉजिटिव लोग कितने हैं? 90, और कितने की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है? 90 प्लस 999, इतने लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, तो 90 अपॉन 1089 ये आ गया। इसकी इतने लोगों की रिपोर्ट आई है पॉजिटिव, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये 0.83 आएगी अप्रोक्स। 90 से कैसे आ गया वहां पे? 99 कैसे आ गया? हाँ, मैं एक बार मैं बता देता हूं, देखो इसको भी एक बार एक्सप्लेन करते हैं, तो बुक का काम खत्म अभी फिलहाल। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये बेस थ्योरम बिना लगाए ट्री डायग्राम से बना दिया है, इस तरीके से सॉल्व कर दिया है, बट वो लगाएंगे हम इसमें थ्योरम।
1 लाख लोग हमने अज्यूम किए, आप 10 लाख भी ले सकते थे, अगर कम लेते तो यहां डेटा गड़बड़ जाता। हम नहीं चाह रहे कि ये वैल्यू पॉइंट में आए। 1 लाख लोगों में से कितने हैं, 0.1% लोग ऐसे हैं जिनको एक्चुअल में HIV है, जो HIV पॉजिटिव है। तो 1 लाख का 1%, 0.1% आ गया 100 लोग। 100 लोगों को एक्चुअल में HIV पॉजिटिव है, वो ये बताना चाह रहा है। अब इनका भी टेस्ट होता है भाई, पैथोलॉजिकल कोई भी चीज 100% श्योर नहीं है, वो इनकरेक्ट डेटा देती ही देती है। तो ये जो 100 है, ये जो 100 लोग हैं बच्चे, इनमें से इनका टेस्ट कराते हैं तो 90 तो बिल्कुल करेक्ट आता है, इनको वास्तव में है भी और ये करेक्टली डिटेक्ट भी होती है। बट ये जो 10 लोग हैं ये अनडिटेक्टेड आते हैं, मतलब इनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ रही होती है। सिमिलरली अब बहुत बड़ा लार्ज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन बच गई, 99,999, इसमें से 99% ये कौन से लोग हैं, जिनको HIV नेगेटिव है। और यहां से इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इसकी मुझे जरूरत नहीं पड़ी तो मुझे कैलकुलेट भी नहीं करना है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन का रिजल्ट करेक्ट आया है, मतलब HIV नेगेटिव ही आया है। बट 1% का यहां भी पॉजिटिव दे दिया। अब वो 1% में कोई भी आ सकता था, तो 1% का क्या आया है, पॉजिटिव आया है। तो टोटल मिला के अगर मैं इसका 1% ले रहा हूं तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी पॉइंट से, 999 लोग बचे। अब क्वेश्चन आगे पढ़ रहा है, मैं एक बार फिर से आपको पढ़ के सुनाता हूं क्वेश्चन को। 1 पर्सन इज सेलेक्टेड एट रैंडम, पर्सन एट रैंडम सेलेक्ट किया है एक को, गिवन द HIV टेस्ट, फिर HIV टेस्ट उसका किया, द पैथोलॉजिस्ट रिपोर्ट हिम हर एज HIV पॉजिटिव। HIV का ही एक व्यक्ति है, उसका फिर से टेस्ट कराया गया और उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसका टेस्ट पॉजिटिव आए। इसमें तो इसमें 999 मतलब एक तो कौन से लोग हैं, जबकि ये जो 1% लोग हैं जो पॉजिटिव आई, रिपोर्ट आई है पॉजिटिव, बट एक्चुअल में ये रिपोर्ट गलत आई है, इनकरेक्ट रिपोर्ट है, ये है नहीं है एक्चुअल में ये लोग 100 लोग थे। तो अब सिंपल सी बात ये है, जब डेटा कलेक्ट किया तो ये और ये HIV पॉजिटिव में काउंट हुए। जब इन दोनों को HIV पॉजिटिव में काउंट किया तो टोटल मिला के 1089 लोग आ गए। इनमें से कितने लोगों को एक्चुअल में टेस्ट डिटेक्ट है पॉजिटिवली, 90%। ये वो लोग हैं जिनको वास्तव में हैवी और पॉजिटिव भी है। तो 90/1089 अभी आ गया 0.83 अप्रोक्स। अब इसको भी देखो बच्चे, अभी तो मैंने भी यहाँ यूज किया है क्योंकि मेरे हाथ में NCERT की बुक लग रही थी। इसको थोड़ा सा समझिए कि ऐसी कैलकुलेशन को करें कैसे, क्योंकि पेपर में जरूरी नहीं ये आ जाए, हल्का सा डेटा चेंज होते ही आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते। बट एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, यहां से इंपॉर्टेंट है, उसे पकड़िएगा कि किसी भी फ्रैक्शंस को हम कैसे सॉल्व करें अगर हमें अप्रोक्स में लाना है। तो देखो, या तो अब मैं यही फ्रैक्शन ले रहा हूं 1089, या तो मैं दोनों साइड बढ़ाऊं तो मेरा काम चल सकता है, या मैं दोनों साइड कम करूं तब भी मेरा काम चल सकता है ना। लेकिन किस रेशियो में कम करना है ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अच्छा, एग्जैक्ट तो हम ले नहीं रहे, तो एग्जैक्ट रेशियो में ना तो कम करना है ना ज्यादा करना है, एक राउंड ऑफ देखते हैं कि हम कितने रेशियो में कम या ज्यादा करें। जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सर ठीक है जी 89 हटा दो तो 90/1000 कर लो। अब ये कितने आ गई, 0.9 आ गई, जो इससे काफी ज्यादा डिफर है, हालांकि लेकिन फिर भी काफी पास में, बट काफी ज्यादा डिफर हो रही है। बट अगर इसमें में हम हल्का सा चेंज कर दें, है ना, इसमें हल्का सा चेंज कर दें तो देखो, अगर मैं यहां से 89 हटा पाऊं तो सीधे पॉइंट लगाना है। बट बात यह है कि ऊपर से कितना हटाया जाए, ऊपर से भी तो रिड्यूस करना पड़ेगा कुछ उसी रेशियो में, ताकि कि कुछ चीजें बैलेंस रहें। तो यहां आप देखेंगे कि ये 90 है, ये 1089 है। अच्छा, राउंड ऑफ में मैं अगर इसको देखूं तो ये लगभग 1100 नजर आ रहा है मेरे को, ये 90 नजर आ रहा है और ये 1100 नजर आ रहा है। यानी कहने का मतलब है कि ये लगभग 9:110 बन रहा है, यही बन रहा है ना। यानी अगर मैं नीचे से 110 सब्ट्रैक्ट करूं तो ऊपर से मुझे कितने सब्ट्रैक्ट कर देने चाहिए, 9। बट मेरे पास तो 89 है, तो अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखोगे, क्योंकि मैं ये भी नहीं कह रहा कि
8.3 या 8.4 आएगा तब भी चलेगा, 8.2 आएगा तब भी वो आंसर फुली देगा। अप्रोक्स का मतलब तो अप्रोक्स ही होता है, क्योंकि वो वैसे तो यहां से जज कर लेते हैं। अब आप एक बात बताओ, 110 है नहीं, 90 मेरे को करना है, अप्रोक्सीमेटली 90 कम करना है, और कम कितना करना पड़ रहा है 110 पे। अगर मैं 110 कम कर रहा हूं तो मुझे ऊपर से 9 कम करना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब यह है कि मैं 89 कम कर रहा हूं तो लगभग 7 या 6 नंबर कम करने पड़ेंगे। उसी रेशियो में आप इसमें भी देखो, तो अगर यहां इसको आप 7 नंबर कम कर रहे हो तो ये आ जाएगा 83 और ये आ जाएगा 1000, तो ये कितना आ जाएगा 0.83। अब आप बोलोगे कि सर ये तो आपको आंसर पता था इसी वजह से, ठीक है। अगर आप 83 ना करने की बजाय तो राउंड ऑफ करके 7 कम ना करने की बजाय आप 6 कम करते तो ये कितना आ जाता, 4 आ जाता, तो ये भी करेक्ट ही था भाई, अप्रोक्स में तो ये चल जाएगा। सर ये 89 अपॉन तो ये 0.084 तो है ना, हाँ 0.084 करेक्ट है, क्योंकि ये 3 डिजिट के बाद लग रहा है, मैंने ध्यान नहीं दिया, तो यहाँ पे 0.084 आएगा या 0.083 आएगा। तो ये तो और ज्यादा हमारे लिए आसान काम हो गया है, क्योंकि वो मैंने ध्यान नहीं दिया, ऐसे ही नोट कर लिया था। तो ये आ रहा है, इसको देखो कि सटीक तो ये भी है। अब आप तीसरे डिजिट पे जाके हल्का सा चेंज हो रहा है तो उसको नंबर नहीं नकारा जा सकता। पॉइंट इज क्लियर। एक दो और ऐसे ही पॉइंट में कैलकुलेशन वाले समझाता हूं, आपके पास में कैलकुलेटर भी है। एक मेरे को वैल्यूज बताओ, देखो है ना, यहां से मैं इसको क्वेश्चंस को तो हटा दे रहा हूं, क्योंकि ये बच्चों को ये चीजें बहुत ज्यादा दिक्कत करती हैं, बेसिक कैलकुलेशन वाला पार्ट। ठीक है, कोई भी 4 डिजिट का कोई भी नंबर बताओ जिसको मैं डिवाइड करूं, है ना, बोलो कोई नंबर दो। 8857। अब आपको किससे डिवाइड करना है? 12588 इससे मेरे को ये डिवाइड करना है। तो देखो आंसर हमें चाहिए अप्रोक्सीमेट में, है ना। तो हम क्या करेंगे, ये लगभग आप देखो कि ये किसकी तरफ झुकाव जा रहा है, 88 मैं ये कह सकता हूं कि ये 8900 के आसपास जा रहा है। अच्छा, इसका झुकाव किसकी तरफ जा रहा है? 12600, है ना। मोटा मोटा अगर मैं देखूं तो क्या मेरे को मिल रहा है कि अगर ये 90 है तो इधर में एक बढ़ा दिया, 127 मेरा आ रहा है ना। रेशियो ये है, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ऊपर से 90 बढ़ाऊं या कम करूं तो नीचे से मुझे 127 कम या ज्यादा करना पड़ेगा। मेरी बात समझे? इस रेशियो में अगर मैं कम या ज्यादा कर देता हूं तो मेरा आंसर सटीक आएगा, एकदम एग्जैक्ट, मतलब अप्रोक्सीमेट में आएगा, थोड़े बहुत वेरिएशन के साथ में आएगा। बट अगर मैं 90 को देखूं तो 90 का हाफ कितना होता है, अगर 45 तो लगभग 135। तो मतलब कहने का मतलब है 2:3 के रेशियो में कम कर दें, ऊपर से 2 कम कर दे और नीचे से 3 कम कर दे, बात बन जाएगी। अच्छा, ऊपर से तो मुझे कुछ नहीं करना होता, इसको मुझे 13,000 बनाना है या 12,000 बनाना है, तो मैं यहां से 588 कम करूंगा, है ना। अगर मैं 588 कम कर रहा हूं, है ना, अब ये 2/3 है, 3 के रेशियो में 588 है, तो इसका क्या है, 3 से डिवाइड कर लो और 2 से मल्टीप्लाई कर लो, है ना। तो लगभग अप्रोक्सीमेटली ये 600 है। मतलब मैं सारा खेल अप्रोक्सीमेट में ले रहा हूं क्योंकि डिवाइड नहीं करना है। अगर अप्रोक्सीमेटली 600 है तो ऊपर से 400 कम करने पड़ेंगे। तो सीधी सीधी सी बात है कि ये आ जाएगा 8450, अप्रोक्सीमेट राउंड ऑफ कर दिया है। और ये कितना आ रहा है, 12,000। तो 0 से 0 कट जाएगा। अब इसका 12 का आप डिवाइड कर लो, 12 7 84, है ना। तो फिर 5 नहीं जाएगा, 70 फिर पॉइंट लगाएंगे, है ना। तो 12 चौके 48, 0.4। और अपॉन में अगर आप 100 कर रहे हो तो ये कितना है कि 0.704 आ रहा है। एक बार चेक करना, इस वक्त कैलकुलेटर आपके हाथ में है, एक बार चेक करो कि क्या यही आ रहा है। तो हाँ, ऐसी बहुत सारी चीजें मैं बता सकता हूं, बट अभी फिलहाल ये है कि क्वेश्चन पे मेरा फोकस है। चलो ठीक है, तो फिर इस 18 क्वेश्चन को अभी हमने किससे देखा था, डायग्राम
उसकी हेल्प से देखा था, ट्री डायग्राम की हेल्प से। अभी फिलहाल हम बेस थ्योरम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले तो आप देखो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एच पॉजिटिव, HIV पॉजिटिव की जो प्रोबेबिलिटी है वो दे रखी है 0.1%। इट मींस 0.001, 100 से डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगी। अच्छा, एक डायग्राम पहले मैं बनाता हूं, क्योंकि जब तक ये बॉक्स टाइप का नहीं बन जाता ना तो अच्छा सा नहीं लगता मुझे। ये देखो, अब ये सिंपल सी बात ये है, ये H पॉजिटिव है तो मैं इसको H लूंगा, H पॉजिटिव ले लिया है मैंने ऐसे, और इसको H नेगेटिव ले लिया है। ऐसे लोग जो पॉजिटिव है और नेगेटिव है, ठीक है। और ये लोग वो हैं, इसको मैं A इवेंट ले लूंगा। ये वो लोग हैं जिनको वास्तव में HIV है और पॉजिटिव भी है, ठीक है। तो अगर मैं फिर से वही बात करूंगा कि एक तो हमने ये लिख लिया। अच्छा, H पॉजिटिव की प्रोबेबिलिटी ये है तो H नेगेटिव की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ H नेगेटिव, तो ये आ जाएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ H पॉजिटिव, 1 माइनस 0.001, और ये आ जाएगी 0.999। करेक्ट ना? बात समझ में आई? तो यानी यहां इस वाले पार्ट की जो प्रोबेबिलिटी है मैं लिख देता हूं, यहां पे H पॉजिटिव की है 0.001, और ये H नेगेटिव की जो प्रोबेबिलिटी है ये कितनी है? 0.999, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A, बेटा बात मत करो यार, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यानी ये क्या है? A इवेंट क्या है? A इवेंट हमने लिया है जो एक्चुअली पॉजिटिव भी है, चलो लिखने की जरूरत नहीं है, जो एक्चुअली पॉजिटिव भी, जो HIV पॉजिटिव जिनकी रिपोर्ट आई है, ठीक है ना। हाँ, अब हो सकता है उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, अब वो इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता है जिनको, हाँ, हो सकता है कि उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव है और वो पॉजिटिव ही हो सकता है कि रिपोर्ट पॉजिटिव आई है लेकिन पॉजिटिव ना हो, मतलब वो जो फाइंड करना है। हाँ। तो अब सबसे पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि ये A क्या है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A, एक्चुअली ये क्या आएगा? तो देखो प्रोबेबिलिटी, जब मैं डायग्राम बनाता हूं तो इस डायग्राम में इतना ये क्लियरिटी आ जाती है कि हमें करना क्या है, तो हमें फॉर्मूला रटना नहीं पड़ता बेस थ्योरम का, ठीक है ना। PH इंटरसेक्शन A प्लस PH नेगेटिव इंटरसेक्शन A। क्लियर हुई है बात ना? अच्छा, यहां अभी हम देखें, चल रही है ना। अच्छा, यहां इसको देखो, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? PH पॉजिटिव, और जब PA निकालना है यानी H पॉजिटिव वास्तव में भी है और वो है भी, जब ये आ जाए फिर PH नेगेटिव की और A निकालना है जब H माइनस हमें पता चल जाए, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? नेक्स्ट, एक्चुअली जिनको वास्तव में HIV है, HIV फाउंड होने के बाद में A आने की प्रोबेबिलिटी 90% है, यानी 0.9 है। जिनको HIV नहीं है और उनके, यानी जिनको HIV नहीं है उनके HIV पॉजिटिव आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? सिर्फ 1%। नेगेटिव आने की नहीं, नेगेटिव हैं जिनको नहीं है और उनको भी पॉजिटिव आ रहा है, उनके चांसेस कितने हैं? 0.1%।
0.01। अब अगर हम देखें तो इस डायग्राम की हेल्प से ये हमें पता चल गया एक्चुअली हमें क्या चाहिए कि जो वास्तव में पॉजिटिव हैं और उन्हें है भी, तो और रिजल्ट भी पॉजिटिव आया, तो एक्चुअली मुझे ये पार्ट चाहिए, मुझे ये पार्ट सॉल्व करना होगा। इसमें से ये भी तो आएगा पार्ट, फिजिकल पार्ट भी तो आएगा। नहीं, देखो बात समझो, मुझे वो पूछ क्या रहा है, मुझे ऐसे लोगों की प्रोबेबिलिटी चाहिए कि जो रियल में HIV पॉजिटिव है और उन्हें HIV है भी। अच्छा ठीक है, मतलब टेस्ट ने भी पॉजिटिव दिखाया है और है भी पॉजिटिव। तो फिर से इसको क्यों लिया था फिर आपने? किसको? BH नेगेटिव। इसको क्यों लिया था? इसको इस वजह से लिया था कि एक्चुअली हम ये तो देख लें कि प्रोबेबिलिटी जितने भी हमने टेस्ट किए हैं उनके HIV पॉजिटिव आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी भाई, टोटल प्रोबेबिलिटी। वो हो सकता है पॉजिटिव हो उनमें से आ गए हो सकता है पॉजिटिव ना हो उनमें से आ गए हो, तो इस वजह से मुझे टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ HIV पॉजिटिव रिपोर्ट वालों की चाहिए ना। अच्छा, मतलब आ सकते हैं। हाँ, टोटल क्वेश्चन तो मुझे चाहिए ना। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, तो ये देखो थोड़ा सा क्वेश्चन हमें लगता है कि ट्रिकी है, बट अगर हम इस डायग्राम पे और इसकी तरफ चलें, क्योंकि ये जो डायग्राम बनाया तो तुम इसमें से डायरेक्टली पूछ पा रहे हो कि ये एक्चुअली हो क्यों रहा है। ठीक है, तो इसमें अब आप क्या देख रहे हो, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अच्छा H पॉजिटिव कितना है भाई? 0.001 इंटू इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.9 प्लस 0.01 और अच्छा ये 999 ना, कोई बात नहीं, वो बच्चे कंफ्यूज ना हो जाएं इस वजह से मैंने ये लिख दिया है इंटू 0.01। ये मेरी एक्चुअली वो रिपोर्ट की प्रोबेबिलिटी है जिनकी HIV रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अब हो सकता है कि उनको होगा तो यानी इस वाले पार्ट में आ गई, हो सकता है कि उनको ना हो तो इस वाले पार्ट में आ गई। ठीक है, तो अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि HIV पॉजिटिव है, मुझे क्या चाहिए कि HIV पॉजिटिव है यानी A वाला पार्ट है, लेकिन वो होना क्या चाहिए, H पॉजिटिव ही होना चाहिए, मतलब H पॉजिटिव वाले बैग से आए, है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, PH पॉजिटिव इंटरसेक्शन A अपॉन PA। ठीक है ना, तो इसको आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो PH पॉजिटिव और PA जब H पॉजिटिव है तो ठीक है, अपॉन में ये कंप्लीटली आ जाएगा 0.001 इंटू 0.9 प्लस 0.99। ठीक है, तो H अब ये क्या था हमारा 0.001 इंटू 0.9 इंटू 0.9 प्लस 0.999 एक काम करते हैं, ऊपर कितने जीरो हैं, इसमें 5 जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर 90 बच जाएगा, 4 जीरो खत्म, 1 जीरो लग जाएगी, यहां कर देंगे ये 90 हो जाएगा क्योंकि 4 ही जीरो है, और इसमें कर देंगे 5 जीरो है तो ये 999 बच जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 90 अपॉन 1089, तो ये कितना है 0.83 अप्रोक्स आ जाएगा, 0.083। ये हमारा उससे हो गया, अगर वो पिछला वाला था वो ज्यादा इजी हो गया था। नहीं इजी तो था वो, बट पेपर में तो यार तुम्हें ये करना पड़ेगा ना। ठीक है ना, स्टार्ट कर देते हैं। इन अ फैक्ट्री विच मैन्युफैक्चर्स बोल्ट, मशीन A, B and C मैन्युफैक्चर रेस्पेक्टिवली 25%, 35% एंड 40% ऑफ बोल्ट। देखो मैं मशीन A
ए मशीन है, ये कितना बना रही है? 25%। बी मशीन है, ये कितना बना रही है? 35% मैन्युफैक्चर कर रही है। और सी मशीन है, ये कितना मैन्युफैक्चर कर रही है? 40%। ठीक है। ऑफ देयर आउटपुट्स 5%, यहां से 5% डिफेक्टिव है। बेटा बात है नहीं प्लीज, 5% डिफेक्टिव है ना। इसके बाद हाँ 4% डिफेक्टिव है और 2% डिफेक्टिव बना रहा है। अ बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बोल्ट रैंडमली सेलेक्ट किया है फ्रॉम द प्रोडक्ट एंड इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द मशीन बी। सबसे पहले जैसे ही वर्ड आए ना कि टू बी फाउंड दिस, मतलब जो ऑब्जेक्ट हमने देखा और वही हमें मिला, इसका मतलब वो हमारा सर्कल बनेगा उस वेन डायग्राम में। और इसको आप एक्सप्लेन जब करोगे तो टीचर्स को भी समझ में आएगा कि जो एग्जामिनर है, जो इन्विजिलेटर है, कि उस आपने लिखा है कुछ। बेटा देखो, ये यहां मशीन ए बना लिया, मशीन बी बना ली और मशीन सी बना ली। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मशीन ये कितनी है? 0.25, यानी इसको मैं लिख सकता हूं 0.25। मशीन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है? ये ए है, ये बी है और ये सी है। बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है बच्चे? 0.35। और सी की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.40 या 0.4। ठीक है। अब देखो, पिछली बार जब हम बैग उठा रहे थे तो इनकी प्रोबेबिलिटी सेम आ रही थी 1/2 1/2 या 1/3 1/3, बट ऐसा नहीं है वो हर बार सेम आए। मशीन के प्रोडक्शन का रेशियो है ये, इस तरीके से मशीन प्रोडक्ट कर रही है। अच्छा, अब यहां ये पार्ट क्या है? इज टू बी फाउंड। जब बोला जाता है ना इट इज फाउंड दैट, फाउंड क्या हुआ था? डिफेक्टिव। यानी मैं इसको डी ले लेता हूं कि ये डिफेक्टिव फाउंड हुआ है। तो सबसे पहले जब डिफेक्टिव फाउंड हो गया है तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है हमें? डिफेक्टिव की। तो पी डी निकालेंगे हम, पी डी निकालेंगे तो डी यहां ये वाला पार्ट लेना है, यानी पी ए इंटरसेक्शन डी प्लस पी बी इंटरसेक्शन डी प्लस पी सी इंटरसेक्शन डी। डी क्या है हमारी? डिफेक्टिव प्रोबेबिलिटी। ये आप नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, वैसे भी बहुत लंबी हो जाती है। तो मैंने आपको बताया कि कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यहां लगा के टोटल प्रोबेबिलिटी आप निकाल लीजिए। इसका मतलब है पी ए का और प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव व्हेन ए बैग से ली गई है, पी बी और पी डिफेक्टिव जब बी बैग से लिया गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी और जब डी बैग मतलब डिफेक्टिव है जब बैग सी से लिया गया है। ये है हमारी प्रोबेबिलिटी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पी ए कितना है? 0.25 और डी, अच्छा इसका मैंने अभी देखा, हाँ ये रहा ना 5%। पी डी जब ए हो चुका है तो 0.05, तो यहां 0.05 लेंगे हम। पी 0.35 इंटू में पी डी जब बी हो चुका है 0.04, तो प्लस 0.35 इंटू 0.04 प्लस 0.4 इंटू 0.03। अब ये देखो P जब C बैग हो चुका है तो यानी डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी 0.02।
है ना, इंटू 0.02। पॉइंट इज क्लियर, समझ में आया। अब इसको लिखना है ना, हमने निकाल दी प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव की। अब आपसे पूछ रहा है कि बैग तो डिफेक्टिव है और कौन सी मशीन बताई थी, मशीन बी, यानी इससे निकले, यानी डिफेक्टिव आप फाइंड कर चुके हो और ये किससे आना चाहिए, बैग बी से। ये फाइंड हो चुका है, ये देख चुके हो आउटकम। ये कितना आएगा सर, बी इंटरसेक्शन डी और पी डी आपने ये डायरेक्टली निकाल दिया है। तो पी बी मशीन क्या है और पी जब तो पी बी 0.35 इंटू 0.04 अपॉन 0.25 इंटू 0.05 प्लस 0.4 इंटू में 0.02। इसको करेंगे हम। तो बेटा देखो, सबसे पहले तो कितनी जीरो हैं, 4 हैं ऊपर, 10,000 से मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, 10,000 से कर देंगे तो ये खत्म, हाँ ये भी खत्म और इसमें भी खत्म, सारा खत्म हो जाएगा है? हाँ, तो एक बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये हो जाएगा 35 इंटू 4 अपॉन 25, 5 जब 125 प्लस 35 दूनी 70 दूनी 140 प्लस, अब ये 0.40 में 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, सॉरी 80 आ जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा 140 अपॉन, इसको ऐड कर लो बच्चों, कितना आ रहा है 5, 8 और 4 12 है, और 2 14 का 4, और 1 और 1 2 और 3 45। तो 5 से कर लो, इसे डिवाइड करोगे 5 से तो 28 है ना, और 5 से इसे डिवाइड करोगे 69, ठीक है ना। अच्छा 5 से डिवाइड का एक मैं आपको एक मैं 5 से डिवीजन का, अभी आप कहोगे कि सर थोड़ी क्लास लंबी हो गई, बट जो बेसिक चीजें हैं ना उन पे समझने की हम कोशिश करेंगे। 5 से डिवाइड कैसे करते हैं या मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, बहुत छोटी छोटी सी चीजें पर बहुत काम की हैं। जब हम किसी भी नंबर में 5 से डिवाइड करते हैं तो उस नंबर का डबल कर दो। जैसे मैं ये ले रहा हूं, जैसे 140 है, मैं जब 5 से इसको डिवाइड करना चाह रहा हूं तो इसका डबल कर दो। डबल कर दोगे तो 28 और एक पॉइंट लगा दो तो 0 खत्म हो जाएगी। अच्छा इसको फिर से 5 से डिवाइड करना है तो 80, ये कितना हो जाएगा 56, फिर एक पॉइंट लगा दो। अब इसका करना है तो 56 दूनी 112, 2 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा। तो ये, और आपको पता है ये यहां पे आपने 5 से किया तो इसको क्या डबल कर दिया, और डबल करके एक पॉइंट हट जा रहा है सीधे सीधे, ठीक है ना। तो ये भी आ गया। अच्छा सिमिलरली मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आधा कर दो और एक 0 बढ़ा दो, ठीक है। तो ये 19 नंबर का एग्जांपल आपको समझ में आया होगा, होपफुली एक पॉइंट को क्लियर किया है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं कल। थैंक यू।